پر بھی ہیں یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندھوں پہ سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے کسی وجہ سے تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں تو ابھی ان سے ہم نعت سنیں گے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری اور بڑی سریلی آواز بخشی ہے انہیں اور جو ٹیلنٹ ہے ایک ان کے اندر پورا بھر کے کوٹ کے بھرا ہوا ہے میں گزارش کروں گا جناب عرفان محمود فرام گجر خان سے کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں جاری و ساری ہیں اس حوالے سے ایک دو اشعار کہ عربی سلطان آیا عربی سلطان عربی سلطان آیا سونا پر مٹانا
तुम्हारे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में प्रेसिडेंट ऑफ लाइन क्लब को मैं दावत दूंगा हॉल के अंदर। सर आप तशरीफ लाएं मतलूब राजा साहब को कि वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियां और लाइन क्लब की पूरी टीम को मैं अपने हॉल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज क्योंकि 15 अक्टूबर का दिन था और बड़े अच्छा और हमारा पहला सेशन भी गुजरा है और यासिर साहब हमें बेशक आधे रास्ते में छोड़ा, मगर हुसनैन शमीम के लिए भरपूर क्लैपिंग करनी चाहिए आपको कि अच्छा कंपेयरिंग होस्ट कर रहा है। मैं लाइन क्लब के प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम को सर को डायरेक्ट ही मैं कहूँगा सर प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं क्योंकि टाइम की किल्लत हमेशा आड़े आती है। तो मैं आपको कहूँगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और आपकी भरपूर तालियों में तालियां कम नहीं होनी चाहिए। जो गेस्ट हमारे पास इतने दूर से आता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हौसला अफजाई के लिए आता है। तो मैं उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। और हुसनैन को कहूँगा कि माशाल्लाह से इसी तरह कंटिन्यू रखे। हुसनैन शमीम साहब कि इसलिए कहता हूँ एक शेर आप सबकी नजर कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना फिर उस पर छाँव तलाश करना, खड़े भी होना के दलदलों पे फिर अपने पाँव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंद बाला इमारतों में फिर अपना गांव तलाश करना। अगर कोई आपको कहे ना कि आप ब्लाइंड हो तो उसको कहा करो कि नहीं मैं आपसे बेहतर हूँ। वो आपको कहे डिसेबल हो आप उसको कहो मैं इनेबल हूँ। आप सब ऊंची आवाज में बताया करो। क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, बार बार ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग नातों के लिए और तकरीर के लिए कह रहे हैं। एक नाम मेरे पास आया था जनाब शहजाद साहब जो सीरत नबी पे कुछ बात करना चाह रहे थे। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आगे अपनी हाजिरी सरकार की बारगाह में पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। हर आदमी कहता है कि मैं अपने आका का गुलाम हूँ, खादिम हूँ। अगर कोई पूछे कि सरकार का खादिम खास कौन है, जब भी खादिम खास के बारे में पूछा जाए तो नाम हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आएगा। आप फरमाते हैं कि जिस वक्त इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिजरत फरमा के मदीना शरीफ तशरीफ फरमा हुए तो मेरी वालिदा हजरत उम्मे सुलैम मुझे लेकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची। तो मेरी मां ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये बच्चा लाई हूं, ये आपकी खिदमत किया करेगा। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल करीम आका की बारगाह में गुजारे। अपनी जिंदगी के 10 साल करीम आका की बारगाह में गुजारे। आप फरमाते हैं कि 10 सालों में कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ ऊंची बात की हो, कभी हुजूर ने गुस्सा किया हो। आप फरमाते हैं कि सरकार बड़े प्यार के साथ मेरे साथ पेश आते। सरकार अपने घर के काम किया करते थे। अगर कभी कभी ऐसा होता मेरे हाथों से आपके घर का अगर कोई बर्तन टूट जाता तो किसी ने यानी आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा उनमें से किसी ने अगर कोई बात करना चाहती तो मेरे आका मना फरमा देते। आप फरमाते ना अनस से कोई बात ना करना, अगर बर्तन टूट गया तो कोई बात नहीं, इस बर्तन की उम्र ही इतनी होगी, इसकी उम्र ही इतनी होगी। तो हमें अपने प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करना होगा, हमने अच्छे इखलाक के साथ रहना होगा। तो मैं एक और
کہ حضرت مجھے اجازت دیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ جب جانے لگا نا تو آپ نے پوچھا تو آیا ہے میرے ساتھ، تو نے کوئی ایسی بات نہیں کی، تو نے کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا قبلہ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ میں نے دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا سنا کیا تھا اور دیکھا کیا نہیں؟ کہنے لگا میں نے کہا کہ بہت بڑے آپ ولی ہوں گے، بڑی بڑی کرامات ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تیری نظر میں کچھ اور کرامت ہے، مجھے سچ بتاؤ تو جتنے دن بھی میرے پاس رہا ہے میرا کوئی کام بھی سرکار کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا میری نظر میں سب سے بڑی کرامت مدینے والے کی سنت مبارکہ ہے، سرکار کی سنت ہے۔ حضرات آپ جس رستے سے جا رہے ہو، جس چوک میں کھڑے ہو، جس گلی میں کھڑے ہو، آپ کا اوڑھنا میں چھوڑنا سرکار کی سنت ہونی چاہیے۔ کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے یار یہ بد کردار ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ دیکھنے والا آپ کو دیکھے، دیکھ کر کہے وہ دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا سچا غلام جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں ہمارے اس سیشن کے چیف گیسٹ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو میم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تعلیمیں ہونی چاہیے کیونکہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کمشنر صاحب یا اسسٹنٹ ان کے آئے، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو میم بہت بہت خوش آمدید آپ کو۔ ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کی سنگ راہ، ہم وہ نہیں جسے یہ زمانہ بنا گیا۔ جناب پریزیڈنٹ وائس اسپیشل پرسن محمد نبیل شفیع صاحب۔ Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب میڈم اے سی آر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو میڈم زلمیہ صاحبہ، ٹری آر لائنز کلب راولپنڈی سٹی مطلوب راجہ صاحب، اور پریزیڈنٹ عبدالعزیز لائن کلب راولپنڈی، اور چیئرمین بیگم قمر جہاں فاؤنڈیشن ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، اور ہمارے معزز مہمان سہیل سیٹھی صاحب، بی ایس پی کے والنٹیئرز اور میرے راولپنڈی کے دور دراز سے آئے ہوئے تمام نابینا ساتھیوں، السلام علیکم۔ 15 اکتوبر عالمی یوم تحفظ سفید چھڑی، مگر آج ہم اس کو یوم حقوق کے حوالے سے منائیں گے۔ برسا برس ہو گئے اس 15 اکتوبر کا دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ایک وائٹ کین، ایک جوس اور ایک چپس، اور پھر یہ جا اور وہ جا، مگر بی ایس پی کی روایت سے بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ وائس آف اسپیشل پرسن نے جب سے بیڑا اٹھایا ہے الحمدللہ 1000 افراد کو برسر روزگار لائے چکے ہیں۔ ویل چیئر ہو، وائٹ کین ہو، سلائی مشین ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے خصوصی افراد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہو، وائس آف اسپیشل پرسن ہمیشہ پیش ہے۔ راولپنڈی لائنز کلب، ڈاکٹر ادریس صاحب کا ذکر کرنا میں بھول گیا، وہ سول ہاسپٹل میں ڈی ایم ایس، ہمارے جتنے بھی سرٹیفکیٹ بنتے ہیں الحمدللہ گزشتہ 20 سالوں سے ان کے ہاتھوں کے دستخط سے ہی گزر کے آتے ہیں۔ لائنز کلب راولپنڈی سٹی کا تعلق ہمارا پرانا ہے۔ راجہ صاحب اور عبدالعزیز صاحب ہر سال کی طرح آج بھی موجود ہیں۔ جناب چیئرمین بیگم قمر جہاں فاؤنڈیشن ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، کوئی بھی عرضی ہو، کسی قسم کی بھی عرضی جب ہم نے ان کے آگے پیش کی، انہوں نے گلہ کیا ہم سے کہ یہ عرضی آپ کیوں پیش کرتے ہیں، آپ جب بھی ہمیں کہیں گے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سٹی لائن کے مہنگے ترین ٹیسٹ ہو، کھانا ہو، ویل چیئر ہو، وائٹ کین ہو، جو بھی ہو، وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
गुज़िश्ता बरस प्राचा साहब ने और डॉक्टर जमाल नासिर साहब ने हमसे एक वादा किया था कि खसूसी अफराद की जो वाइट केक है, ये छड़ी रावलपिंडी में खुद बनाएंगे हम। तो उस वादे का जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अभी वो मशीनें जो हैं वो हमने उसके वर्कआउट पूरा कर लिया है। इस साल हम वो काम भी शुरू कर देंगे और डॉक्टर साहब और प्राचा साहब के ताउन से, लायंस क्लब के ताउन से हम वो फॉल भी करेंगे। अगले साल इंशाल्लाह आपको वाइट केक बीएसपी के हाथ से ही मिलेगी। चंद बातें मैं अपनी तबीयत के मुताबिक भी करूंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब गुज़िश्ता 2-3 दिनों में तब्दील हो चुके हैं, वो मौजूद नहीं है। कमिश्नर साहब अपनी मसरूफियत के बायस नहीं आ सके, मगर फिर भी 4 जिलों के मालिक और कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट के मालिक डिप्टी कमिश्नर साहब, उनके बिहाफ पे मैडम आ जाई हैं तो चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करेंगे, जिनको बड़े हौसले से आपने सुनना है और आगे पेश करना है और उस पर अमल दरामद भी करवाना है इंशाअल्लाह। मैडम 1981 में जनरल ज़ियाउल साहब के ज़ेर निगरानी एक कानून बना, वो आज 42 साल गुजरने के बाद भी जूं का तूं है। उसमें जो कुछ खसूसी अफराद के लिए रखा गया था वो 1981 के दौर के लोगों के लिए बहुत अच्छा, मगर आज 2022 में वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हमारी गुजारिश है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमिश्नर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हमारे साथ ताउन करें। सदरी कार्ड 2018 से पंजाब हुकूमत में राइज किया गया, मगर अफसोस गुज़श्ता 1 साल में उस पर भी कमी कोताहियां हैं, उस पर भी अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहा। हमारे खसूसी अफराद को ज़लील और रुस्वा करके बस अड्डों से निकाल दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर पैसे नहीं हैं तो यहाँ पर सफर क्यों करते हो। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि हमें वहाँ पे इंसाफ दिलाया जाए। पास वो भी खसूसी अफराद के लिए मुफ्त किए गए, मगर वहाँ पे भी जब हमारे खसूसी अफराद जाते हैं तो इस तरह के तानुन तशन्नुह के तीर बरसाए जाते हैं हम पे। तो आपसे गुजारिश है कि ये जुल्म ज्यादती जो है इसको बंद करवाया जाए। 3% कोटा, इस पर इम्प्लीमेंटेशन, बाकी डिपार्टमेंट्स इस पे बहुत ज़्यादा कमी कोताही का सामना कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं और सुस्ती और कायली कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे DCRC की मीटिंग तवातुर से हो और डिवीजनल कमेटी की मीटिंग भी तवातुर से हो, ताकि खसूसी अफराद के दुखों का मुदावा किया जा सके। आपसे हमारी गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर ताउन करे, 60 लाख की आबादी है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें से 60,000 के करीब जो है ना खसूसी अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें 6,000 जो है वो बसारा से महरूम नाबीना अफराद हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारे सरों पे हाथ रखे, हमारी हौसला अफजाई करे, तो हम इन सारे खसूसी अफराद को अपने ऊपर खड़ा कर सकेंगे। जुल्म जबर का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आज अगर मैं यहाँ पर बयान करना शुरू करूँ तो ये पूरा दिन बीत जाएगा। हम चाहते हैं आज भी जब खसूसी अफराद कोई छड़ी लेकर रोड पर निकलता है तो उसको रोड पार करने के लिए गाड़ी कभी ब्रेक नहीं लगाती। इसमें हम चाहेंगे कि एक अवेयरनेस सेशन जो है वो क्रिएट किया जाए इस पूरे साल में। आज मैडम हमारे साथ ऐड करके जाएंगी कि कमिश्नर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, गो के ये भी इंसान है, माशरा इंसानों ही से बनता है। अगर ये इंसानियत, हम बच्चों को अलग से अनार तो सिखाते हैं, अलग से इंसानियत नहीं सिखाते। हम चाहते हैं हमारे साथ ताउन करें, हम अपराधी को हम फराहम करेंगे, अवेयरनेस आप क्रिएट करें, हमारे बैनर्स लगे हों, आवेजा हो, तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में एक सर्कुलर जारी किया जाए कि खसूसी अफराद के ऊपर एक अवेयरनेस सेशन लगाया जाए, ताकि 23
2023 کا جو 15 اکتوبر ہم منا رہے ہوں تو ان محرومیوں کا ذکر ہم نہ کر رہے ہوں. ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی درخواست دیں خصوصی افراد کے حوالے سے, اس میں ان کی ویلفیئر کا کام ہوتا ہے, تو کمشنر آفس اور ڈپٹی کمشنر آفس اس کے اوپر مکمل تندہی سے کام کرے, جس طرح چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کے آرڈر پر منوعن تسلیم اس کو کرتا ہے. پھر اگر ہمارے گھر کے مسئلے ہمارے گھر میں حل ہو جائیں گے, پھر نہ لاہور میں احتجاج ہوگا نہ لاہور کی سڑکیں بند ہوں گی. تو آج میں نے اپنے دل کی باتیں ساری آپ کے سامنے کر دی ہیں, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ کمشنر صاحب بھی واپس راولپنڈی میں اب نئے آئے ہیں اور ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں, اور انشاءاللہ کیپٹن شعیب صاحب سے بھی ہمیں پوری امیدیں ہیں کہ وہ ہمارے کام جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کریں گے, اور جتنے بھی مشکلات ہیں ان کا حل کریں گے. تو آپ سب لوگوں کا یہاں پہ آنا ہمارے لیے باعث خوشی ہے, اور آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ پریزیڈنٹ وائس اسپیشل پرسن محمد نبیل ستی, جو کہ ایک ملنگ قسم کی شخصیت ہے, اور نہ تو وہ ڈرتے ہیں اور نہ وہ جھکتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جن کی بات کرنی ہے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں. کھڑے ہو نا آپ لوگ؟ بہت بہت شکریہ. تو میں گزارش کروں گا ٹائیگر لائن کلب سے عبدالمطلوب پراچا صاحب سے کہ وہ آئیں اور آگے کچھ الفاظ جو ہے وہ ہمارے سامنے بیان کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیل ستی جو ایک نام ایک عرصہ دراز سے سن رہا ہوں, آپ کو اور آپ ٹیم کو خصوصاً, اور یہ جو بہادر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو میری طرف سے اور راولپنڈی سٹی لائنز کلب کی طرف سے السلام علیکم. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم آپ لوگوں کا حصہ بنتے ہیں. ایک کم از کم یہ ہمارا اور آپ کا جو ساتھ ہے وہ غالباً 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں. راولپنڈی سٹی لائنز کلب نے جب سے آپ سے ہاتھ جوڑا ہے تو ہم آپ کے ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. مجھے ابھی یہ جو ساتھی جو کہہ رہے تھے کہ معذور, آپ لوگ معذور تو ہے نہیں, آپ تو ایک مضبوط انسان ہیں جو ہم سے زیادہ مضبوط ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس ایک کمی ہونے کے باوجود آپ لوگ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے, اس کو اپنے ذہنوں پہ حاوی ہی نہیں کرتے. اور یہ جو نبیل ستی ہے یہ تو کوئی لگتا ہے کوئی انسان نہیں, کوئی جن ہے. اس کو فون کرو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں, ابھی میں AC آفس میں ہوں, ابھی میں DC آفس میں ہوں, ابھی میں اسلام آباد میں ہوں. یہ کیسے پہنچتا ہے, یہ کیسے اس کے کام ہے, یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی ہوئی ہے. اور آپ لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ ایک بہادر انسان ہے, اور بہادر انسان ہمیشہ کامیابی کی طرف ہی جاتے ہیں. ہم راولپنڈی سٹی لائنز کلب پچھلے کئی دہائیوں سے آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور آپ کی وائٹ لائن جو آپ کی ضرورت ہے اس کو میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچائی جائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی راولپنڈی سٹی لائنز کلب نے 100 آپ کو یہ وائٹ کینز جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہیں, یہ آپ سب کے ساتھ جائے گی. ہم نبیل ستی کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں اس موقع دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا ہم دن آ کے بنائیں. نبیل ستی نے ایک بات کی کہ جی یہاں پہ ایک فیکٹری لگائی جا رہی ہے. لاسٹ ایئر ہم نے اور ڈاکٹر جمال ناصر نے
یہ کمٹ کیا تھا نوید ستی سے کہ اگر آپ فیکٹری لگائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، مالی بھی اور جسمانی بھی، جو بھی جہاں بھی ضرورت ہوگی۔ تو وہ ہم آج بھی، میں بھی ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ نہیں ہم تو اس پہ تیار ہیں، قائم ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ جیسے نوید ستی نے کہا ہے نیکسٹ ایئر یہ آپ کو وائٹ کین جو ہے وہ یہاں سے ہی پرووائڈ ہوگی اور آپ کی ضرورت کے مطابق جتنی چاہیے ہوگی انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ میں میڈم سے، اسسٹنٹ کمشنر سے بھی گزارش کروں گا، اپنی طرف سے بھی اور لائنس کلب کی طرف سے بھی، کہ جو ان کی ضروریات ہیں کائنڈلی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان پہ منظرانہ غور کریں اور ان کے وہ تمام معاملات اور وہ مشکلات کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ تھینک یو۔ ڈپٹی کمشنر ریونیو سے کہ وہ آئیں اور اپنی گزارشات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آئی ایم ایکسٹریملی آنرڈ کہ مجھے اتنے اچھے ایونٹ کا حصہ بنایا ہے، سو تھینک یو فار دیٹ۔ آئی ایم ایکسٹریملی آنرڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس ایونٹ۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو ملک میں فیسلٹیز ہیں فار ویژولی امپیئرڈ یا ڈسیبلڈ لوگ، دے آر ناٹ الاؤڈ، اور جو چند جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، آئی ایم ویری پلیزڈ ٹو سی کہ اتنی اچھی اویئرنیس کیمپینز آپ کی ہیں کہ مطلب لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا ڈفیکلٹیز کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اینڈ انشاءاللہ وی ول ٹیک دس اپ۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ میں اس طرح کے ایونٹ پہ آ رہی ہوں۔ میں جب اسسٹنٹ کمشنر اٹک تھی تو وہاں جو ویژولی امپیئرڈ لوگ ہیں، آئی ایم شیور آپ کا کانٹیکٹ ہوگا ان کے ساتھ، ان کے بھی کافی زیادہ ایشوز تھے جو ہم نے اے سی اٹک، میں نے بی سی اٹک کے ساتھ مل کے ان کے جو ایشوز تھے وہ ہم نے ریزالو کیے تھے۔ ہم نے ان کے بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ میٹنگز وغیرہ کروائی تھے، ان کے جو ایشوز تھے وہ ہم نے حل کرا دیے تھے۔ تو انشاءاللہ ایز اے سی ریونیو آپ نے جو چند باتیں یہاں کہی ہیں جو واقعی آپ کی ایشوز ہیں جو ٹیک اپ کرنی چاہیے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل لیول پہ، وہ میں انشاءاللہ آئی ٹیک اٹ ایز اے پرسنل تھنگ، اور میں خود ڈی سی اور کمشنر صاحب سے بات کروں گی اس بات پہ، اور آپ کے انشاءاللہ ہم میٹنگس کروائیں گے اور جو بھی آپ کے ایشوز ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ریزالو کریں گے۔ دس از مائی پرومس۔ کالجز اور یونیورسٹیز کا حصہ ہونا چاہیے، بیکاز آور پیپل شوڈ نو، سوسائٹی شوڈ نو کہ یہ بھی ایک مارجنلائز کمیونٹی ہے اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ مین اسٹریم میں سوسائٹی میں آ کے اپرچونیٹیز کو سیز کریں، اپرچونیٹیز کو گریب کریں، ہائر لیول پہ پہنچیں۔ آپ بھی کل اتھارٹی میکنگ پوزیشن میں ہو، آپ کل اے سی لگے، آپ ڈی سی لگے، آپ کمشنر لگے، اس طرح کی اپرچونیٹیز آپ کو دینی چاہیے، اور یہ صرف اس وقت ہوگا جب ہم اویئرنیس کریں گے، جب اور زیادہ فیسلٹیز آئیں گی اور آپ کو مین اسٹریم سوسائٹی کا ہم حصہ بنائیں گے انشاءاللہ، اینڈ وی ول ورک۔ تھینک یو سو مچ۔ میں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اور بڑے شارٹ نوٹس پر میڈم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کل ہی ہم نے میڈم کو انویٹیشن بھیجا اور میڈم نے وعدہ کیا کہ میں ضرور شرکت کروں گی، تو یہ آج شرکت کر ہی دی انہوں نے، کیونکہ ویسے اگر ہم 3 4 دن پہلے بھی کریں تو تھوڑا ہوتی ہے ایکسکیوز، مطلب برا نہیں لگے گا کہ جو اے سی ڈی سی وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا ایکسکیوز کر جاتے ہیں لاسٹ ٹائم پر کہ ہمارا کوئی میٹنگ آ گئی یا کوئی مجبوری آ گئی، تو میڈم نے جو ہے ایسا نہیں کیا بلکہ بڑے شارٹ نوٹس پر ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اور ہمارے آج کے جو خصوصی مہمان میں اس کو اس لیے کہوں گا کہ میں ایک شعر بولوں گا تو آپ سب سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کس کو بلانے لگا ہوں، کہ اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا، اس شخص کے ہاتھوں کا ہنر یاد رہے گا جو حبس کے موسم میں ہوا بانٹ رہا تھا۔ میں گزارش کروں گا جناب چیئرمین
बल्कि फाउंडर भी हैं सिटी लैब के। मेरे मोहतरम जनाब, बल्कि मोहतरमा से शुरू करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ज़रूरी मेरी आज पहली मुलाकात। हमारे मखलूक राजा साहब, उस्तादों के उस्ताद प्रोफेसर हसन कियानी साहब, मेरे भाई सुहेल सेठी साहब और नवीद सती साहब जो बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत हैं। और सबसे पहले तो मैं इकबाल के शेर के साथ शुरू करूँगा कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बंदों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की वो बात सुनता हूँ जो उस दिन डॉक्टर इकबाल बता रहे थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे वो एक बहुत बड़े फिलासफर और इंग्लैंड बरतानिया के बहुत बड़े फिलासफर थे। तो उनसे जब कुरान पाक का तोहफा दिया गया तो जो कमेंट्स उन्होंने पढ़ के दिए, उन्होंने ये कहा कि कुरान पाक एक बहुत प्यारी, ज़बरदस्त और इनकलाब लाने वाली किताब है, लेकिन जब बदकिस्मती से मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो लगता है कि इससे निचली कौम कोई है ही नहीं। क्योंकि वजह ये हुई कि जो हमने कुरान पाक में बातें हुई उस पर बिल्कुल अमल नहीं किया। जब डॉक्टर अशफाक अहमद, बल्कि प्रोफेसर अशफाक साहब जो थे, उनसे किसी ने सवाल किया कि मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या है, तो कहने लगे कि मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे जवाब ना समझ आया। मैं हर बंदे से पूछता रहा कि मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या है। जब मैं अपने गांव में गया तो एक बाबे जी, ये जो बाबे थे ना पुराने ज़माने के गांव में, बड़े ज़बरदस्त और ज़हीन आदमी होते थे। इनकी तालीम नहीं थी लेकिन इनका दिमाग जो था वो बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोगों से आगे चला करता था। तो उन्होंने कहा कि अशफाक तुम परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या है। उन्होंने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है? बाबे ने कहा मोमिन वो होता है जो अल्लाह की बातों को मानता है, और मुसलमान वो है जो सिर्फ अल्लाह को मानता है। मुसलमान वो है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, और मोमिन वो है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानता है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप सारी ज़िंदगी को उठाकर देख लें तो उन्होंने कभी किसी को शायद ये नहीं कहा कि तुम्हें मैं तलवार की जोर में मुसलमान करना चाहता हूँ, बल्कि जब उन्होंने पहला अपना खुतबा दिया इस्लाम के लिए काफिरों को, तो उसकी तरफ से उन्होंने पहला सवाल ये किया कि अगर मैं तुम्हें इस्लाम की दावत दूँ, उससे पहले उनसे पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप बहुत नमाजी हैं, आप बहुत तहज्जुद गुज़ार हैं, आप बड़े अल्लाह वाले हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने सारी ज़िंदगी देखा है आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप बेवाओं का ख्याल रखते हैं, आप यतीम बच्चों का ख्याल रखते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, हर एक के काम आते हैं। और जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है और तुम्हें नजर आए तो क्या कहोगे? उन्होंने कहा क्योंकि ये सारी बातें आपके अंदर हैं तो हम समझेंगे हमारी आंखों ने धोखा खा दिया। बदकिस्मती क्या हुई? बदकिस्मती ये हुई कि अगर हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल कर लेते तो ये जो आज आप कभी हुकूमतों के दरबारों को खटखटा रहे होते हैं, कभी लोगों के पीछे होते हैं, तो शायद आपको ये ज़रूरत ना पड़े। आज अगर आपने इस्लाम को देखना है तो जाए यूरोप के मुल्कों में देखें, हमने गालियाँ तो बड़ी आसानी के साथ दे देते हैं, लेकिन वहाँ किसी ब्लाइंड आदमी को, किसी डिसेबल्ड आदमी को वो प्रोटोकॉल दी जाती है। आप उनके एयरपोर्ट पे जाएं, आप उनके स्टेशनों में जाएं, आप उनके दफातर में जाएं, उनके बाथरूम तक अलहदा बनाए जाते हैं, उनको इज्जत दी
जाती है, उनको ये जाहिर नहीं किया जाता कि तुम किसी तरह से भी किसी कमतर के शहरी हो। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क में जितने भी इदारे हैं, आप यही देखेंगे जो ब्लाइंड के स्कूल और कॉलेज हैं, जब फंड खत्म होता है तो बच्चों को घर भेज दिया जाता है। मुझे याद है कि कोटली सदिया में जो स्कूल था, मैंने उसकी बस सही भर रही थी, इसलिए मैं बता रहा आपको कि मैंने ये क्या किया। मुझे याद है जब इनका ब्लाइंड स्कूल है शमशाबाद में, जब गैस का मसला हुआ, कोई नहीं राजी हो रहा था, तो डिवीजन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को मैंने रिक्वेस्ट करके इनकी गैस का मसला हल किया। ये जो नबील सती साहब लगे हुए हैं, ये पता नहीं कोई मेरी वालदा की कौन सी दुआ सामने आ गई, मैंने कहा कि चले आज के बाद आपका ये वाला मसला भी जो है इंशाअल्लाह मेरी सरपरस्ती में चलेगा। क्योंकि मुझे खुदा का यकीन है कि जब मैं बीमार हुआ कोरोना से, पहली बात है मैंने कोरोना को बीमारी समझा ही नहीं, लेकिन जिस वक्त मैं बीमार हुआ तो मैंने सोचा कि अगर मैं मर गया तो फिर क्या होगा। आप यकीन कीजिए, मुझे ख्याल आया अगर मैं मर गया तो क्या अल्लाह के पास जाके बताऊंगा मेरी इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरी इतनी बड़ी ये कोठी है, मेरी इतनी लेबॉर्ट्रीज हैं। मुझे शर्म आई कि यार मेरे पास तो अमाल ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला के पास जाके जब हाजिर लगाऊंगा वो कहेगा बता तूने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मुझे शर्म आने लगी। उस दिन से मैंने फैसला किया कि हर रोज मौत को याद करना है। हजरत अली का कौल है कि रोज मौत को याद करो लेकिन मौत की तमन्ना ना करो। जब आप मौत को याद करेंगे तो यकीन करेंगे सारे आपके मसाइल। मुसलमानों की क्वालिटी तो देखें, जिस दिन ज़ल्ज़ला आया, उस साल ज़ल्ज़ला जब आया तो मैं तमाम उलमाए किराम के पास गया और मैंने कहा आज इश्तिहाद दे दें कि इस साल हज नहीं होगा। मैं बड़े बड़े उलमाए किराम के पास गया, मेरी बात को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। और आप यकीन करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जाके तारीख का सबसे ज़्यादा अफराद जो हज पे उस दौरान में गए वो साल था जिस दिन ज़ल्ज़ला आया था। आज आप देखें कि आपके मुल्क में 3.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। आपके मुल्क में 10 करोड़ अफराद बेरोजगारी और गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी कर रहे हैं। आपके मुल्क में कोरोना जो कि स्पेशल बड़े आदमियों की बीमारी है उस पर तो अरबों रुपए लगा दिया गया, लेकिन वो जो 4 लाख बच्चा हर साल 3.5 लाख बच्चा नमूनिया और डायरिया से 2-4 दिनों के अंदर मर जाता है, उसके बारे में भी आज तक आवाज बुलंद हुई कि वो गरीब का बच्चा मरता है, अमीर का बच्चा नहीं मरता। आज आपके मुल्क में तकरीबन 2.25 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस सी का शिकार है। 4 लाख अफराद दिल की बीमारियों से हर साल मर जाते हैं। 1,3,3 जचकी में बगैर दवाइयों के मर जाती हैं। और खुदा के वास्ते हम ये कैसे मुसलमान मुल्क हैं, हम कैसी हुकूमतें हैं। हमें एक ही काम है कि बस एक दूसरे के गिरबान खींच के इक़्तिदार को हमने पक्का करना है। इससे कोई मतलब नहीं है, कोई गरीब का नहीं सोचता। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि आज के बाद अगर आपने लीडर को चुनना है तो लीडर वो चुने जिसकी जायदादें बाहर ना हो, जिसके बच्चे बाहर ना हो, जिसकी दौलत बाहर ना हो, जिसके पासपोर्ट बाहर ना हो, जिसको पता हो कि नक्शे में बैठ के कैसे समझ दिया जाता है। मैंने इस शहर के अंदर लंडे के कपड़े पहने हैं। मेरी माँ ने पढ़ाने से पहले एक वक्त की रोटी खिलाई है। मेरी माँ शहजादी थी इंडिया में, लेकिन जब यहाँ आई तो हमारे पास खाने को नहीं था, हमारे पास पहनने को नहीं था, लेकिन तालीम की बदौलत अल्लाह ने यहाँ पहुँचाया। कहना मैं ये चाह रहा था कि हमें सोशल में काम आना चाहिए। हम नमाज रोज़ा सब चीज़ें बड़ी खुशबू से करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के बंदों को देने का मामला आता है, याद रखिएगा कि अल्लाह क़यामत के रोज़ अगर आपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो एक ही रास्ता है कि लोगों के दिलों में पहुंच जाओ। लोगों के दिलों में पहुंच जाओगे। मुझे याद है कि जब मैंने दुआ की, बड़ी प्यारी दुआ जो मैं आपको भी बता देता हूँ कि अल्लाह से ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह मुझे बंदों की तौफीक अता फरमा। तो जब मैंने खाना काबा में ये दुआ मांगी तो मैंने एक बुजुर्ग से पूछा ये मैंने क्या मांग लिया। उसने कहा तुमने तो बहुत बड़ा अल्लाह ताला से सौदा कर लिया, क्योंकि जब तुम लोगों के मामलात को ठीक करने का सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात को अपने हाथों में उठा लेगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि दुआ करने का क्या तरीका है। दुआ करने के 2 तरीके हैं कि हज़रत अली ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दुआ किस नियत से मांगनी चाहिए, तो बड़ा प्यारा जवाब दिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नियत इस दुआ इस नियत से मांगो कि अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह कबूल करेगा। और दूसरी बात ये, जब आप तकलीफ में हो, आप परेशानी में हो, आप ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में हो। मैडम मेरा छोटा भाई सुहेल नासिर रहता थी, आपके अदालत ने बड़ी ज्यादती करके उसको फारिग किया। ये चोरों का मुल्क है।
जालिमों का मुल्क है। नाराज ना होइएगा आप, मैं माफी मैं लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बदलना है तो मैं बदलो, निज़ाम मैकशी बदलो, वगरना सागर और मीना बदल जाने से क्या होगा। और आखिर में बस इतना कह के कि खुदा के वास्ते जो मैं दुआ की बात कर रहा था, जब आप परेशान हो, तकलीफ में हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का चक्कर हो, यकीन करें जब भी परेशान हो कोशिश करें कि किसी को खुश करने गरीब आदमी हो, रातों रात अल्लाह ताला आपके मसले हल करेगा। और एक आपको दुआ की और अहमियत बताऊं, आप चाहते हैं कि आपकी दुआ कबूल हो जाए तो कोशिश करो कि आप दूसरों के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दें, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और बस इस दुआ के साथ कि मैं हंसते फूलो हंसते रहना, फिर मैं कहता हूँ हंसते फूलो हंसते रहना, तुम वो पाक बदन का गहना, फूलों ने फिर गहना पहना, हंसते फूलो हंसते रहना। फूल हैं थोड़े, साल बहुत हैं, पर्दे में अदियार बहुत है, आपस में मिलजुल कर रहना, हंसते फूलो हंसते रहना। पाकिस्तान सर मिर्जा अकरम साहब आपसे गुजारिश करूँगा स्टेज पर आ जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने लगी है। डॉक्टर साहब, मैडम, सर आप लोग जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है, ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है, एक तिनका देख के याद आया, पहले तो थी एक सोच आई, हर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। याद रहे कि कोई वजह है, पास अपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है, रस्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है, सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है, मंजिल तक सोच के आए हैं, बोले जो होना होता
एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं।